तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज द्वारा जो आईटीआई के मल्टीपल ट्रेड के लिए जो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है, उसके फॉर्म को आप ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं। तो उससे पहले हमारे सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, जो मेन की पॉइंट्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद इसके स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस को समझेंगे। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 8 जुलाई 2026 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और ये 7 अगस्त 2026 तक चलने वाली है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 7 जुलाई 2026 तक जो है एप्लीकेंट की जो मिनिमम एज है वो 15 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 24 साल होनी चाहिए। यानी अगर कोई अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है तो उसकी मिनिमम एज 15 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 24 साल होनी चाहिए। अब एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के जो भी हैं उनकी अपर एज लिमिट जो है वो 5 साल है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, और ओबीसी के लिए 3 साल अपर एज लिमिट, यानी 30 साल तक फिल कर सकते हैं एससी एसटी कैंडिडेट, और ओबीसी कैंडिडेट 24 3 27 साल तक फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे बॉर्न बिटवीन यानी सबकी डेट ऑफ बर्थ दे दी गई है कि अगर कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी से फिल करता है तो 7 जुलाई 2002 से लेकर 7 जुलाई 2011 के बीच उनकी जन्म डेट होनी चाहिए। एससी कैटेगरी से है तो 7 जुलाई 1997 से लेकर के 7 जुलाई 2011 तक होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी के हैं तो 7 जुलाई 1997 से लेकर के 7 जुलाई 2011 तक। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 7 जुलाई 99 से लेकर के 7 2011 तक फील कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब एज की क्राइटेरिया है। ठीक है। अब यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी आपको आईटीआई होनी चाहिए किसी भी एनसीटीबीटी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। ठीक है। डिफरेंट मतलब टोटल 21 टाइप की जो है कैटेगरी की वैकेंसी निकाली गई है। कोपा की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन, आर्मेचर विंडर, वेल्डर, फिटर, इन सब की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे जो है अनरिजर्व कैटेगरी वाले, ओबीसी कैटेगरी वाले और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है उनको 100 रुपीज का नॉन रिफंडेबल पेमेंट करना होगा, यानी नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल एप्लीकेंट जितने भी हैं उनको 0 रुपए यानी 1 भी रुपए का पेमेंट उनको नहीं करना होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उन्हें बस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी ये किसी भी टाइप की परमानेंट जॉब नहीं है, ये 1 ईयर का बस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज द्वारा निकाली गई है। तो यही बस जो है मेन की पॉइंट्स थी। अब अगर आपको पूरी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो इस नोटिफिकेशन को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके ठीक है पूरे नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लें। चेकआउट करने के बाद अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप जैसे ही उस अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले आई एग्री को चेक करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको आई एग्री को चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। तो प्रोसीड वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का पूरा नाम यहाँ पे डालना है, पूरा नाम को यहाँ पे कंफर्म करना है। कैंडिडेट के फादर का नाम यहाँ पे डालना है, यहाँ पे फादर के नाम को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। कैंडिडेट के मदर का नाम यहाँ पे डालना है, मदर के नाम को यहाँ पे दोबारा डालकर कंफर्म करना है। यहाँ पर कैंडिडेट के 12th डिजिट आधार कार्ड का नंबर डालना है, यहाँ पे 12th डिजिट आधार कार्ड को दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करना है। अगर कैंडिडेट के पास आधार कार्ड नहीं है तो इसको चेक करना है, और जो आधार एनरोलमेंट नंबर है यानी आधार बनवाने के लिए अगर उन्होंने दिया है तो उसका जो एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको अनचेक रहने देना है। यहाँ पे कैंडिडेट के ईमेल एड्रेस को डालना है, जो भी एक्टिव ईमेल है ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर को डालना है, इसके बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है। अब क्रिएट एप्लीकेशन वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जो है आपको अपना यूजर आईडी और आपका पासवर्ड भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपको सीधे यहीं पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एप्लीकेंट लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। एप्लीकेंट लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने मोबाइल नंबर पर रिसीव हुई है वो यहाँ पे डाल देना है, और जो पासवर्ड रिसीव हुई है वो यहाँ पे पासवर्ड वाले कॉलम में डाल देना है। इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो लॉगिन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ पे 3 स्टेप में हमें अपना जो है एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट को हम यहाँ पे मतलब ये करेंगे, प्रिंट कर लेंगे, मतलब जो भी हम पेमेंट करेंगे उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को हम प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। इसके बाद ये जो ट्रेड है, जिस भी ट्रेड के लिए हम फिल करना चाहते हैं उस ट्रेड को हम यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एनएटीएस या फिर एनएपीएस पोर्टल पर आपको जाकर के आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, और इसके बाद आपको अपना अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। ठीक है, इस सब्जेक्ट पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को मेरे अकाउंट में जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे की। थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे डिवीजन, जिस भी डिवीजन में वो जो पोस्ट है, मतलब वो अप्रेंटिसशिप की जो पोस्ट है, जिस जिस डिवीजन में खाली है उसकी पूरी लिस्ट हमारे सामने चलाएगी। जैसे हमने फिटर के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पे आगरा डिवीजन, झांसी डिवीजन, झांसी वर्कशॉप डिवीजन, प्रयागराज डिवीजन, ट्रैक मशीन लाइन हेडक्वार्टर डिवीजन यहाँ पे हमारे सामने चली आई है। तो एक बार हम पीडीएफ को एक बार सही तरीके से देख लेंगे कि फिटर ट्रेड के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है। ठीक है,
कैटेगरी वाइज, इन सारी चीज़ों को एक बार हम यहाँ पीडीएफ से सही तरीके से चेक कर लेंगे कि हेडक्वार्टर में कितनी वैकेंसी है, झांसी वर्कशॉप में कितनी वैकेंसी है, ट्रैक मशीन लाइन में कितनी वैकेंसी है। तो जिस भी जगह पे हम अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर में यहाँ पे चूज कर लेंगे। मान के चलिए अगर हम झांसी मंडल को प्रेफरेंस 1 पे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली 1 लिख देंगे। आगरा डिवीजन को अगर हम 2 नंबर पे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसी तरीके से हमें यहाँ पे एक-एक करके प्रेफरेंस चूज कर लेना है। प्रेफरेंस चूज करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे डिवीजन प्रेफरेंस सिलेक्टेड, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, अब हम पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। यहाँ से जो भी जेंडर है कैंडिडेट की, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है, जो भी है हम चूज कर लेंगे। यहाँ पे मदर नेम नजर आ जाएगा। अब यहाँ से हमें रिलीजियन जो है, कैंडिडेट की जो भी रिलीजियन है, वो हमें यहाँ से चूज कर लेनी है। ठीक है, अब अगर कोई मतलब इस कैटेगरी में यहाँ पे कोई भी रिलीजियन नहीं नजर आ रहा है, तो अगर कोई अदर रिलीजियन है कैंडिडेट की, तो यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे और अदर रिलीजियन का नाम यहाँ पे देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कम्युनिटी चूज कर लेंगे। जिस भी कम्युनिटी से हमारी जो भी सोशल कैटेगरी है, एससी एसटी जो भी है, वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। अब अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो यहाँ पे यस करेंगे। अब यहाँ पे उसकी कैटेगरी चूज करेंगे कि क्या कैटेगरी है, फिर यहाँ से उसकी सब कैटेगरी लिखनी होगी। डिसेबिलिटी की जो परसेंटेज है, वो हमें यहाँ पे लिखनी होगी। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे अगर हम फीस में रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे और जो भी टाइप है हमारी, यहाँ पे एसटी हम चूज कर लेंगे, क्योंकि हम सोशल कैटेगरी हमारी एसटी है। तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट को 1 भी रुपया एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाला है। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो हम यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन कैटेगरी एससी चली आएगी। अब यहाँ पे जो भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है, वो कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का पैन नंबर हम डाल देंगे, जो भी कैंडिडेट की जो पैन नंबर है, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद कैंडिडेट का आधार नंबर हमें यहाँ पे नजर आ जाता है। इन सब चीजों को करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम एड्रेस डिटेल्स पर चले आएंगे। तो जो भी कैंडिडेट की प्रेजेंट एड्रेस है, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हम एड्रेस लाइन 1 डाल देंगे। स्टेट यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ से उस स्टेट के भीतर जो भी सिटी है, वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पे हम पिन कोड डाल देंगे। अब अगर कैंडिडेट की जो परमानेंट एड्रेस है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की तरह ही है, यानी सेम है, तो इसको हम चेक करेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस में ऑटो फिल हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे परमानेंट एड्रेस हमें डालना है। यहाँ पे कैंडिडेट का जो है ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी। इन सारी चीजों को करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को चेक करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट स्टेप 2, इस पर हमें क्लिक करना है। अब पर्सनल डिटेल्स को सबमिट करने के बाद हम यहाँ पे एकेडमिक और टेक्निकल डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 10th की जानकारी देनी होगी। जिस भी ईयर हमने 10th पास किया है, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। जिस भी बोर्ड से पास किया है, उस बोर्ड का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो भी था, सीजीपीए था या फिर मार्क्स था, वो जो भी था, हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। जितने भी मार्क्स हमने ऑब्टेन किए हैं, मतलब जितने भी मार्क्स हमारे आए हैं, वो हम यहाँ पे डाल देंगे और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे हम डाल देंगे। परसेंटेज यहाँ पे जो है डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे डिवीजन हम चूज कर लेंगे, जो भी डिवीजन से हम पास किए थे। अगर हम इंटरमीडिएट हमने पास किया है, तो इंटरमीडिएट की भी जानकारी सेम उसी तरीके से दे देंगे जिस तरीके से हमने 10th की जानकारी दी थी। हालांकि इंटरमीडिएट मैंडेटरी नहीं है, 10th प्लस आईटीआई मैंडेटरी है। अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो कि मैंडेटरी है, अब आईटीआई जिस भी संस्थान से, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से हमने किया, उसका नाम देंगे। पासिंग ईयर हम यहाँ पे देंगे। सर्टिफिकेट नंबर हम यहाँ पे देंगे। एनसीबीटी थी, एससीबीटी थी, जो भी थी, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। टोटल जितने मार्क्स हमने गेन किए हैं, और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे परसेंटेज ये कर देंगे। इसके बाद 7 नेक्स्ट स्टेप 3, इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो एकेडमिक डिटेल्स को फिल करने के बाद और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद, अब यहाँ पे हम जो डॉक्यूमेंट्स है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, उन सारी डॉक्यूमेंट्स को हमें अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट के फोटोग्राफ को अपलोड करना होगा, कैंडिडेट की सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड करनी होगी, आईटीआई की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, आईटीआई की सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी, कास्ट सर्टिफिकेट हमें अपलोड करनी होगी क्योंकि हमने एससी कोटा से फिल किया था, और फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हम 10th को भी रख सकते हैं, यानी 10th का जो हमारा सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट, उसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, तो हम 10th के पासिंग सर्टिफिकेट को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 15 से 100 केबी के बीच कहा गया है, जो मतलब कलर फोटो होनी चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक उसी तरीके से 5 से 50 केबी के बीच हमारा सिग्नेचर होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे चूज कर लेंगे और फिर अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ नेक्स्ट टू स्टेप 4, इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब फोटो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे हमें बैंक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ताकि हमारी जो स्टेटमेंट है हमारे बैंक अकाउंट में सही तरीके से जो है सबमिट होते रहे, रिसीव होते रहे। तो जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट है, उस बैंक का नाम हम यहाँ पे देंगे, ब्रांच का नाम हम यहाँ पे देंगे, अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे देंगे, जो भी अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर को हम यहाँ पे देंगे। अकाउंट नंबर को दोबारा से हमें यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड देनी है। आईएफएससी कोड देने के बाद यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पर हमें चेक करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 5, इस पर हमें
क्लिक करना है। अब बैंक अकाउंट डिटेल्स को सबमिट करने के बाद हम यहाँ पे सीधे पेमेंट डिटेल्स वाले पेज पर चले आएंगे। क्योंकि हमने एससी कोटा से फिल किया था तो हमारा जो एप्लीकेशन फी है वो एग्जेम्प्टेड है, यानी हमें एक भी रुपए का पेमेंट नहीं करना है। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या फिर ओबीसी कैटेगरी से फिल करते तो हमें 100 रुपीज का पेमेंट करना होता। पेमेंट करने के बाद दोबारा हम यहीं आते हैं और यहाँ पे अब हमें आई एग्री इस वाले बॉक्स पर हमें चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। अब सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नजर आ जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म को हमें यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन वाले लिंक पर क्लिक करके इसे प्रिंट कर लेना है और फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें इसे सेव करके रख लेना है, ताकि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोड्यूस कर सकें। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।